बच्चों कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम पढ़ चुके हैं, इसी में अब हम इंक्लूड कर लेते हैं कोलिजन थ्योरी, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से देखें। कोलिजन थ्योरी। तो अब ये कोलिजन क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो जो कोलिजन होते हैं बेसिकली बच्चों, आपको पता है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकरा रही है, दोनों आपस में नॉर्मल लगाएंगे और टकराते वक्त जो नॉर्मल होता है वो आपका इंपल्सिव हो जाएगा। तो ऐसी चीज नहीं है कि आप कोलिजन को यहाँ पे डिफाइन करना पड़े, आप कोलिजन बहुत अच्छे से जानते हैं चीजों को, है ना। बस यहाँ पे कुछ अलग टाइप से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो न्यूमेरिकल्स कैसे डील करना है उसके लिए हम ये सेक्शन पढ़ रहे हैं। तो जो कोलिजन्स होते हैं बच्चों, उनको बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो टाइप का कोलिजन होता है इसको कहा जाता है बच्चों हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन, है ना। अब ये हेड ऑन क्या है मैं इसको समझाता हूं, पहले आप दोनों का क्लासिफिकेशन समझे। फिर आपका जो दूसरा कोलिजन होता है उसको बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन, या फिर कई बार आप इनको किताबों में टू डायमेंशनल कोलिजन के हिसाब से देखोगे, इसको टू डायमेंशनल कोलिजन भी बोलते हैं। और हेड ऑन कोलिजन को कई बार बुक्स में वन डी कोलिजन, वन डायमेंशनल कोलिजन भी बोलते हैं। तो ऐसे नामकरण किए गए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये हेड ऑन या वन डायमेंशनल या ऑब्लिक या टू डायमेंशनल कोलिजन क्या होता है उसको थोड़ा सा मैं यहाँ समझाता हूँ आपको कि होता क्या है। कि जैसे मान लीजिए कि बच्चों एक बॉल ऐसे u1 रफ्तार से आ रहा है m1 मास का, और ये u2 रफ्तार से जा रहा है m2 मास का। तो ये इनकी बच्चों लाइन ऑफ वेलोसिटी है, लाइन ऑफ वेलोसिटी। फिर ये आगे जाके टकराएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर u1 जो है तो ये जिस लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं इसको बोला जाता है लाइन ऑफ मोशन या लाइन ऑफ वेलोसिटी, लाइन ऑफ मोशन, है ना। शॉर्ट में इसको एलओएम भी बोल देते हैं, शॉर्ट में इसको एलओएम भी बोल देते हैं। तो ये लाइन ऑफ मोशन है दोनों का। जब ये टकराएंगे तो आपको पता है कि एक दूसरे पे इंपैक्ट डालेंगे, तो इस पे नॉर्मल ऐसे लगेगा, इस पे नॉर्मल ऐसे लगेगा। तो जो नॉर्मल लगने का लाइन है जिसपे इंपैक्ट हुआ है, ये जो लाइन है बच्चों, इस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ इंपैक्ट। इसको बोला जाता है लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो अगर आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं तो फिर इसको बोला जाएगा हेड ऑन कोलिजन। कुल मिला के हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या है बच्चों, कि लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट ऑफ टू बॉडीज coincides with each other, coincides with each other। तो इस टाइप के कोलिजन को कहा जाता है हेड ऑन कोलिजन। तो आई होप हेड ऑन कोलिजन समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे कि आपको कभी कभी हो सकता है कि समझने में दिक्कत जाए लाइन ऑफ वेलोसिटी और लाइन ऑफ मोशन, तो आप ऐसे समझो, अगर इसमें एक पर्टिकुलर सरफेस रेस्ट पे है तो उसकी तो कोई लाइन ऑफ वेलोसिटी नहीं, तो फिर एक ही बॉल की आपको वेलोसिटी दिखेगी। जैसे ये सरफेस है और ये बॉल के बीच में कोलिजन हो रहा है, तो ये इसकी लाइन ऑफ वेलोसिटी हो गई। जब ये बॉल टकराएगी तो इस पे नॉर्मल ऊपर लगेगा और ग्राउंड पे नॉर्मल ऐसे लगेगा। तो यही देखो, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है, यही चीज लाइन ऑफ इंपैक्ट है। तो इसमें भी देखो लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ वेलोसिटी या लाइन ऑफ आप मोशन लिख सकते हो, एलओएम, ये दोनों क्या कर रहे हैं बच्चों, ये दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं। जब ये कॉन्साइड करते हैं तो ये कोलिजन भी क्या कहलाएगा, हेड ऑन कोलिजन। तो इस टाइप के कोलिजन जिनमें लाइन ऑफ मोशन या लाइन ऑफ वेलोसिटी क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, उनको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। आई होप आप हेड ऑन कोलिजन का मतलब समझ चुके हो कि हेड ऑन कोलिजन क्या होता है। अब बात करें ऑब्लिक कोलिजन की, तो ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है, जैसे एक पार्टिकल है वो u1 रफ्तार से ऐसे जा रहा है, तो ये इसका लाइन ऑफ वेलोसिटी है। फिर दूसरा पार्टिकल जो है वो u2 रफ्तार से जा रहा है, तो उसकी लाइन ऑफ वेलोसिटी ये है। दोनों की लाइन ऑफ वेलोसिटी अलग अलग है। अब u1 u2 से ज्यादा है तो ये आके टकराएगा। तो जब ये बच्चों टकराएगा इससे, तो ये ऐसे टकराएंगे, तो नॉर्मल जो है इनके कांटेक्ट के परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल ऐसा, यहाँ पे नॉर्मल ऐसा। अब आप ध्यान से देखो तो ये लाइन ऑफ मोशन है, दोनों का अलग अलग है, और ये जो है ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है। अब देखो ये लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट एक दूसरे से कॉन्साइड नहीं कर रहे, ये दोनों कुछ एंगल पर है। जब ये दोनों एक दूसरे से कॉन्साइड नहीं करते हैं, कुछ एंगल पे होते हैं, तो ये जो कोलिजन कहलाता है बच्चों, ये ऑब्लिक कोलिजन कहलाता है ना। तो ऑब्लिक कोलिजन में आप लिख सकते हो कि line of motion does not coincide with
coincide coincide with line of impact, line of impact। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ जब लाइन ऑफ मोशन जो है वो कॉन्साइड नहीं करेगा तो उसको ऑब्लिक कोलिजन। और कैसे दिख सकता है, मान लीजिए ये सरफेस है, आपने बॉल को ऐसे फेंका, तो ये लाइन ऑफ वेलोसिटी है, लाइन ऑफ मोशन है, LOM। जब ये बॉल यहाँ पे टकराएगा तो नॉर्मल तो इस पे ऐसे लगना है, इम्पैक्ट तो ऐसे होगा। तो ये जो है बच्चों, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। तो देखो दोनों कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो ये वाला मोशन भी कैसा मोशन है बच्चों, ये वाला कोलिजन भी कैसा कोलिजन है, ऑब्लिक। तो ये दोनों जो कोलिजन है ये आपके ऑब्लिक कोलिजन या कोलिजन इन टू डायमेंशन, क्योंकि एंगल पे बिखर रहे हैं तो टू डायमेंशन आ जाएगा, एक्स और वाई एक्सिस। तो इसी को बोला जाता है ऑब्लिक कोलिजन या जो है कोलिजन इन टू डायमेंशन या टू डायमेंशनल कोलिजन। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कोलिजन हेड ऑन क्या कहलाता है और ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है, या वन डायमेंशनल कोलिजन क्या है, या फिर टू डायमेंशनल कोलिजन क्या है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये चीजें आपको समझ में आती हैं। उसके बाद हेड ऑन और ऑब्लिक दोनों ही तीन अलग अलग कैटेगरीज में बच्चों क्या किए जा सकते हैं, फिर से डिफाइन किए जा सकते हैं। तो मतलब हेड ऑन को भी तीन पार्ट में आप डिफाइन कर सकते हो और ऑब्लिक को भी तीन पार्ट में आप क्लासिफाई कर सकते हो। तो इसमें ये क्या है, तो इसमें इसको बोलते हैं बच्चों, एक को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन है ना, इलास्टिक कोलिजन या फिर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, कुछ भी आप बोल सकते हो। दूसरे को बोला जाता है इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन जो दूसरा टाइप का कोलिजन है। तो ये जो क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं ये दोनों वैलिड है, ऑब्लिक में भी है, हेड ऑन भी है। मतलब हेड ऑन कोलिजन भी तीन प्रकार का हो सकता है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन और हेड ऑन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है ना बच्चों। तो इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन भी होता है, हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है। वैसे ऑब्लिक कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है, ऑब्लिक इनलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है, ऑब्लिक परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है। इनमें अंतर क्या है कि जब आप इलास्टिक कोलिजन पढ़ोगे ना तो आप ये देखोगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो कोलिजन के बाद सेम रहती है। अभी हम प्रूव भी करेंगे आगे चलकर। तो ऐसे कोलिजन हेड ऑन या ऑब्लिक जिनमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। तो आप बोल सकते हो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस टाइप के कोलिजन्स को हम कहेंगे जो है इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन बच्चों ऐसे कोलिजन होते हैं जिसमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। मतलब इसमें एनर्जी का कुछ लॉस होता है, एनर्जी का कुछ लॉस होता है। और सबसे ज्यादा जब एनर्जी का लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी का सबसे ज्यादा लॉस होता है, मैक्सिमम लॉस, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस जब होता है तब उसको हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं। अभी मैं और समझाऊंगा इसके बारे में। अभी तो आप बेसिक बाइफरकेशन ऐसे समझो कि इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन होते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम रहेगा। इन इलास्टिक कोलिजन ऐसे कोलिजन होते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी फाइनल से इनिशियल ज्यादा होगी या फाइनल कम हो जाएगी, तो उसमें कुछ लॉस होगा। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा तो होगी फाइनल से, लेकिन इसमें लॉस सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम लॉस होगा। तो उसको हमने बोल दिया है परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। एक बात इन तीनों में कॉमन है बच्चों, ये जो कोलिजन होंगे इसमें नॉर्मल लगते हैं, नॉर्मल इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और ये इंपल्सिव होते हैं। तो इस समय पे कोलिजन के समय में आप एक्सटर्नल फोर्स लग भी रहा हो तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो तीनों ही केस में, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन का केस हो, इनलास्टिक कोलिजन का केस हो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का केस हो, चाहे वो हेड ऑन या चाहे वो ऑब्लिक में, किसी में भी हो, मोमेंटम हर किसी में कंजर्व्ड रहेगा। मोमेंटम, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स हमेशा जीरो है। नॉर्मल जो है वो इंटरनल फोर्सेस हैं और वो अपोजिट हैं, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स हमेशा जीरो है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट भी है और वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि कोलिजन के दौरान जो नॉर्मल है वो इंपल्सिव हो जाता है। तो इन तीनों केसेस में जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल द थ्री केसेस। तो मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन तो आपको लिखना ही लिखना है। तो कोलिजन कोई सा भी आए, किसी भी टाइप का कोलिजन आए, आपको मोमेंटम तो कंजर्व करना ही करना है। तो हम लिख सकते हैं मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल द थ्री केसेस, इन ऑल द थ्री केसेस।
तो आई होप आपको बेसिक क्लासिफिकेशन, बेसिक नॉलेज कोलिजन का हो सकता है। तो मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के ये सारा कोलिजन का थ्योरी समझा दिया है। बुक में लिखा रहता है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से तो नहीं है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये कोलिजन थ्योरी क्लियर होगी। इसके बाद फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराता हूँ और उसके डेरिवेशंस कराता हूँ, है ना। और इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, लेस देन होती है, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम लॉस होता है। तो ये कंडीशन कब बनती है मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, तो इसको जल्दी से नोट कर लें। तो देखो जो बच्चों मैंने बाद में क्लासिफिकेशन किया इलास्टिक, इनलास्टिक और परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, उसको थोड़ा सा और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। तो कोलिजन के दौरान क्या हुआ, आपको अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जब एक्सप्लेन किया था वो सिनेरियो याद है तो उसको याद करें थोड़ा सा। उसमें मैंने आपको बोला था कि मान लीजिए कि दो बॉल्स हैं, इस बॉल की रफ्तार u1 है, इसका मास m1 है, और इस बॉल की रफ्तार u2 है और उसका मास m2 है, ऐसा मैंने कहा था मान लेना। और फिर जब ये दोनों टकराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है टकराएंगे तो तभी जब u1 u2 से ग्रेटर होगा। अगर u2 u1 से ग्रेटर हो गया तो टकराने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो वो तो आपको नहीं भी दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि u1 u2 से ज्यादा है ना, तो उसको बताने की कोई जरूरत नहीं। अब जब ये टकराते हैं बच्चों तो आपको मैंने बताया था कि ये डिफॉर्म होना चालू करते हैं, डिफॉर्म होना, इस तरीके से ऐसा डिफॉर्म होना। यानी ये वाली बॉल जब इससे टकराती है तो इस पे नॉर्मल ऐसे लगाती है, ये वाली बॉल इससे टकराती है तो इस पे अगर नॉर्मल लगा दी तो दूसरी वाली बॉल पहली वाली पे नॉर्मल लगाएगी, इस तरीके से। तो इनमें अब इसका u1 जो है, क्योंकि इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है तो ये घटना चालू होता है, और इसकी रफ्तार की डायरेक्शन में नॉर्मल लगा है तो u2 बढ़ना चालू होता है। लेकिन जब तक u1 u2 से ज्यादा है तब तक इसको वो दबाएगा ही, इसमें डिफॉर्मेशन आता ही आता है। तो एक समय ऐसा आएगा बच्चों, एक पर्टिकुलर केस में जब डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम होगा, इस तरीके से बॉल्स में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा। ये वो केस है जब मैक्सिमम डिफॉर्म कर गई बॉल्स, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। और ये तब तक चलेगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तब तक आएगा जब स्थिति में ये हो कि दोनों की रफ्तार सेम हो जाए। क्योंकि जब तक पीछे वाले की रफ्तार ज्यादा है, आगे वाले की कम है, हालांकि आगे वाले की बढ़ रही है और पीछे वाले की घट रही है, तो डिफॉर्मेशन होता गया होता गया होता गया, और तब तक होता गया जब तक दोनों की रफ्तार सेम ना हो गई। जब सेम हो गई तो फिर इसने दबाना बंद कर दिया, तो उस समय तक ये मैक्सिमम दब चुका था, यानी डिफॉर्मेशन आ चुका था मैक्सिमम। जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ चुका था, इसके बाद फिर बच्चों तीन केसेस हो सकते हैं। एक तो यही कि बॉल ऐसी ही स्थिति में रह जाए, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाए और फिर वो सेम वेलोसिटी से आगे चले जाए, चिपकते हुए चली जाए, या लाइन ऑफ अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए। एक तो यही स्थिति है। अगर ये दोनों आटा की बॉल है तो आप खुद सोचो, अगर ये दोनों आटे की बॉल है तो चिपक कर फिर वो अलग होने वाली नहीं है, वो दोनों साथ में चलेंगी। तो पहला स्टेज तो यही आ जाता है। या फिर अगर मान लीजिए कि ये दोनों टेनिस की बॉल थी तो ये वापस से रिफॉर्म होना चालू होंगी, लेकिन टेनिस की बॉल जो है वो ऐसा समझो कि उतना ज्यादा रिफॉर्म नहीं हो पाई, पूरी फुल्ली रिफॉर्म नहीं हो पाई, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन रह गया होगा। तो वो दूसरी स्टेज है कि मान लीजिए कि ये दोनों बॉल्स अलग अलग तो ही, पहला केस में तो ये हो सकता है कि दोनों चिपक लें। अच्छा, ये कंडीशन हर केस में आएगा। पहला केस तो यही है कि इसी स्थिति में रह जाए और आगे बढ़ जाए। दूसरा केस जो है ये अलग अलग तो ही, लेकिन ये स्टेज तो आई थी, पहले डिफॉर्मेशन तो हुआ ही हुआ है, उसके बाद रिफॉर्मेशन में दोनों अलग अलग हुई है। तो रिफॉर्म होते होते दोनों अलग अलग हुई जब, तो इसमें मान लो छोटा सा थोड़ा सा इस तरीके से डिफॉर्मेशन रह गया, ये फुल्ली रिफॉर्म नहीं कर पाई। तो इसकी वेलोसिटी v1 डैश हो गई, v2 डैश हो गई, और इसकी वेलोसिटी v1 डैश हो गई। तो ये फुल्ली रिफॉर्म नहीं की, लेकिन दोनों अलग अलग हो गई। कुछ रिफॉर्म की तो इसमें कुछ जो है वेलोसिटीज जो है वो आ गई बच्चों। तो ये जो दूसरा केस है, लेकिन ये स्टेज इस केस में भी आई थी। सेकंड केस में फर्स्ट केस वाली स्टेज आती है। तो पहले स्टेज जब आती है और वही काम हो जाए, फिर वो रिफॉर्म ना कर पाए, तो ये पहला केस बन गया। दूसरे केस में वो रिफॉर्म तो की लेकिन फुल्ली रिफॉर्म नहीं कर पा रही, तो उनकी कुछ वेलोसिटी एक्वायर हुई, दोनों अलग अलग हो गई। लेकिन इसमें ये बीच वाली स्टेज तो आई थी, मतलब पहले ये आया था फिर ये हुआ, और तीसरे स्टेज में भी ये स्टेज आई हुई है जो आपका मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाला है। तो तीसरे में क्या होगा कि हो सकता है कि वो फुल्ली रिफॉर्म हो जाए, जैसे कि आपकी क्रेजी बॉल्स, इसकी रफ्तार v1 हो जाए फुल्ली रिफॉर्म होने के बाद, और इसकी रफ्तार v2 हो जाए, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन उस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वाली स्टेज वो है तीसरा केस में जब ये फुल्ली रिफॉर्म कर गई है, फुल्ली रिफॉर्म।
इसमें वाले केस में वो पार्शियली रिफॉर्म कर रही है, पार्शियली रिफॉर्म, फुल्ली रिफॉर्म नहीं कर पाई। और इसमें तो रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, केवल डिफॉर्मेशन है। तो पहला केस, जो पहला केस है वो दोनों चिपक गए, डिफॉर्मेशन हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, तो वो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। पहला केस का जो ये स्टेज है वो दूसरे में भी आएगा, तीसरे में भी आएगा। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद हो सकता है कि पार्शियली रिफॉर्म करें, तो अलग अलग होगा लेकिन उनकी कुछ वेलोसिटीज है। और अगर वो फुली रिफॉर्म कर गई, मान लो क्रेजी बॉल्स है, फुली रिफॉर्म कर गई, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर हो जाएगा, हमने कल पढ़ा था। तो इस केस में आपको पता है कि जब ऐसा होता है, फुली रिफॉर्म करती है, तो E इक्वल टू 1 हो जाता था बच्चों। और जब दोनों की रफ्तार सेम हो जाती थी तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो है, v1 माइनस v2, v2 माइनस v1। तो इस केस में जो आपका E है बच्चों वो जीरो हो जाता था। और जब पार्शियली रिफॉर्म करती थी तो इसकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से कम रहती थी। तो यहाँ पे E की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में रहती थी, याद करो, ऐसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अब बच्चों ध्यान से समझें, जब ये फुल्ली रिफॉर्म कर गई यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर हो गया, इसका मतलब जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी ना वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली है। देखो हुआ क्या कि जब ये इससे टकराया तो जो काइनेटिक एनर्जी थी इन बॉल्स की, देखो एनर्जी हर किसी में कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। हम लेकिन चर्चा कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। किसकी चर्चा कर रहे हैं बच्चों? काइनेटिक एनर्जी की। टोटल एनर्जी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। टोटल एनर्जी तो वो साउंड में कन्वर्ट हुआ होगा, हीट में कन्वर्ट हुआ होगा, तो किसी ना किसी में कन्वर्जन चल रहा है। लेकिन अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो पहले जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन था उसके अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी था, तो जब इसने बॉल को दबाना चालू किया तो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना चालू, क्योंकि बॉल दब रही है ना, इलास्टिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये फुल्ली रिफॉर्म हो गई तो यानी कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुई थी, जितनी काइनेटिक एनर्जी, वो पूरी की पूरी मिल गई किसमें? जब वो फुल्ली रिफॉर्म कर गया। यानी कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो वापस मिल गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जब फुल्ली रिफॉर्म किया। यानी ये फुल्ली रिफॉर्म वाले केस में आप ऐसा समझें कि जो काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम था, टकराने के बाद फुल्ली रिफॉर्मेशन में वापस पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर गई? आपका बच्चों काइनेटिक एनर्जी में। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था वो हमें वापस मिल जाती है। तो फुल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनली, यानी काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। जो लास्ट वाला केस है जिसमें फुल्ली रिफॉर्मेशन चल रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व है। इसी केस को जिसमें फुल्ली रिफॉर्म हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होते हैं, ई की वैल्यू 1 होती है, इसी केस को हमने नाम दिया है, कुछ तो नाम देना पड़ता, तो उसको बोला गया इलास्टिक कोलिजन बच्चों, जिसमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, इलास्टिक कोलिजन। लेकिन यहां से यहां तक मोमेंटम कंजर्व्ड है और यहां से यहां तक अगर फुली रिफॉर्मेशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। यानी इस केस में दोनों कंजर्व्ड होता है, इलास्टिक कोलिजन की केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड एंड मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व्ड। मोमेंटम तो सभी में कंजर्व्ड है क्योंकि सब में नॉर्मल लग रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है क्योंकि ये इंटरनल फोर्सेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन तीनों केसेस में लगेगा, है ना। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन जो है वो केवल किस में लगेगा? मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी का केवल फुल्ली रिफॉर्मेशन में लगेगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो डिफॉर्मेशन में पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बनी थी वो जब पूरी रिफॉर्म हुई तो वापस वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल गई, यानी काइनेटिक एनर्जी का तो लॉस ही नहीं हुआ। तो ये जिस केस में होता है उसको इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। अब इस केस में आप देखो, ये जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुई तो जो काइनेटिक एनर्जी किसके फॉर्म में चली गई? इनको दबाने के फॉर्म में चली गई, पोटेंशियल एनर्जी में चली गई। लेकिन आटे की जो बॉल है, अब ये अलग नहीं होंगे तो वो अपने आप को रिफॉर्म ही नहीं कर पाती, यानी कि जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में दबा हुआ था वो पोटेंशियल एनर्जी हमें वापस ही नहीं मिली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, क्योंकि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की स्थिति में वो रह गया, वो डिफॉर्म ही रहा हमेशा, वो हमें वापस ही नहीं मिल पाया। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। और सेकंड केस में भी ऐसे ही हो रहा है, इसमें देखो पूरा का पूरा डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब जो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन से रिफॉर्मेशन की स्थिति थी तो कुछ रिफॉर्म हुआ, पूरा का पूरा रिफॉर्म नहीं हुआ, और कुछ डिफॉर्मेशन बचा रहा, यानी कि कुछ काइनेटिक एनर्जी तो वापस मिल गई पोटेंशियल वाली, लेकिन पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी हमें वापस नहीं मिली। यानी ये दोनों केस वो हैं जिनमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम है इनिशियल से, क्योंकि इसमें फुल्ली रिफॉर्मेशन नहीं हो पाया,
यानी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी है वो वापस काइनेटिक एनर्जी में गेन नहीं हो पाई। अब आप खुद सोचो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस किस केस में होगा, जिसमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि उसी में तो मैक्सिमम कन्वर्जन हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का, जो हमें वापस नहीं मिल पाया। तो ये जो ई की वैल्यू है बच्चों, इसमें मैक्सिमम, इसमें तो कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ डिफॉर्मेशन रह गया, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं मिला। जितना एनर्जी कन्वर्ट हुई पोटेंशियल एनर्जी में वो गायब, वो इसने एब्जॉर्ब कर ली, वो वापस दी नहीं इसने। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस किस केस में, जब ई जीरो है, जब दोनों पार्टिकल की लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस मिलता है, जो मैंने अभी आपको बताया। और इसी टाइप के कोलिजन को आप क्या बोलते हो, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसी को हमने कहा था बच्चों परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो आप ध्यान से देखो, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 0 होती है, जबकि इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू जो है बच्चों वो कितनी होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। जबकि और इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, लेकिन मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम तो तीनों ही केसेस में कंजर्व है, मोमेंटम के लिए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है बच्चों, है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है। और खासकर कि इस वाले केस में जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, वो हमें वापस मिल नहीं पाया पोटेंशियल एनर्जी में जो कन्वर्जन हुआ था, है ना। और इसमें कुछ मिला, कुछ रह गया, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो है लेकिन मैक्सिमम नहीं है। तो ऐसे स्थिति को हम बोलते हैं कौन सा बच्चों, कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इसको कहा जाता है इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये हेड ऑन और ऑब्लिक दोनों में हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तीनों केसेस मैंने हेड ऑन के लिए समझाया, ऐसा ऑब्लिक में भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि मोमेंटम इज कंजर्व। तो इसलिए मैं कह रहा था कि तीनों ही केसेस में मोमेंटम कंजर्व होता है, और ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाली स्टेज तीनों में आती है, लेकिन तीनों में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होते। ऊपर के दो में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होते, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन में। बट इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व होती है, क्योंकि जितना भी डिफॉर्मेशन में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन हुआ था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, वो डिफॉर्मेशन में मिल गई थी, तो वापस वो पूरी एनर्जी गेन हो गई थी। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वही हमें फाइनल में मिल जाती, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। किसमें बच्चों, इलास्टिक कोलिजन में। तो आई होप आपको ये तीनों टाइप के जो कोलिजन है वो अब क्लियर होंगे। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन किसको बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन किसको बोलते हैं, और इन इलास्टिक कोलिजन, और उनके लिए ई की वैल्यू क्या क्या होती है ये भी आपको क्लियर है। और मैक्सिमम लॉस कहां पे होता है एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, ये भी आपको क्लियर है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये जो कोलिजन थ्योरी है ये अच्छे से समझ में आई होगी। तो देखिए स्टूडेंट, ये मैंने आपको केस बता दिया, लेकिन ये जो ई इक्वल्स टू 1 वाला केस है ना, जहां पे फुल्ली रिफॉर्मेशन वाला केस है कि काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में हुआ था और फिर वो वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ या किसी दूसरी एनर्जी में आपका एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है। तो ये तो तब है जब ई इक्वल्स टू 1 वाला केस है, लेकिन ये आइडियल कंडीशन है। ऐसा होता है ये जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा हमारे पास यूनिवर्स में कोई चीज नहीं है जिसमें ऐसा होता हो, केवल किसको छोड़कर, एटम्स को छोड़कर। क्योंकि जब एटम्स के कोलिजन होते हैं तो वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं, वहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, क्योंकि एटम में डिफॉर्मेशन आने का कोई लॉजिक नहीं है ना, क्योंकि एटम्स में बच्चों न्यूक्लियस होता है। अब भाई डिफॉर्मेशन तो वहां पे आएगा ना जहां पे कुछ खाली जगह हो। अब आप जानते हो कि एटम्स अगर हैं तो हमारा जो मटेरियल है जैसे बॉल्स हैं, तो इन एटम्स में बहुत सारा खाली स्पेस होता है, तो ये बल्क मटेरियल्स हैं जिनमें बहुत सारे एटम्स हैं, तो उनके बीच में खाली स्पेस है। केमिस्ट्री में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, रदरफोर्ड मॉडल में। तो वो जब दो चीजें टकराती हैं तो उनमें डिफॉर्मेशन पैदा होता है। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियस न्यूक्लियस को या एटम और एटम को टकरा रहा हूं तो वहां पे मैं डिफॉर्मेशन की बात नहीं करूंगा। क्यों बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो इतना हैवीली, आपको पता है न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, वहां पे थोड़ी ना कोई खाली स्पेस है जो उसको दबाएगा, उसमें डिफॉर्मेशन आएगा। तो हमेशा जब एटॉमिक कोलिजन आपको पढ़ाया जाएगा 12th क्लास में एटम्स के चैप्टर में, तो एटॉमिक कोलिजन में आपको बताया जाएगा कि एटॉमिक जो कोलिजन्स होते हैं उसमें हम ये या तो ये वाला केस होता है परफेक्टली इनइलास्टिक, या फिर आपका इलास्टिक कोलिजन होता है। बीच में इनइलास्टिक कोलिजन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि वहां पे या तो दोनों टकरा के दोनों न्यूक्लियस चिपक जाएं और साथ में चले, तो वहां पे कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होगा, मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होगा, या फिर वो फुल्ली मतलब टकरा के दबेंगे ही नहीं, उतने ही से वो सेपरेट हो जाएंगे।
तो अगर चिपकेंगे नहीं तो सेपरेट हो जाएंगे, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। वहां पे ये वाला केस नहीं है कि वो दबेगा और फिर वापस करेगा और उसमें कुछ डिफॉर्मेशन रह जाएगा। तो इन इलास्टिक कोलिजन का कोई कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वो दबे नहीं लेकिन दोनों चिपक जाएं तो साथ में वेलोसिटी से चले, तो फिर वहां पे लॉस कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का होता है। तो वहां पे मैक्सिमम जो केस होता है उसमें इलास्टिक कोलिजन माना जाता है, जब एटम्स की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। बल्क मटेरियल में हमारे पास ये तीन कोलिजन्स होते हैं। अब ये जो पार्शियली रिफॉर्म हुआ है, ये पार्शियली रिफॉर्म क्यों हो पाया, पूरी की पूरी इलास्टिक एनर्जी जो है वो क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाती रिफॉर्मेशन में, उसका कारण है क्योंकि जब ये दोनों बॉल्स टकरा रहे थे तो इनमें साउंड भी आया होगा, तो कुछ जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें चली गई होगी, साउंड एनर्जी में। इनकी सरफेस थोड़ी थोड़ी सी घिस जाती है, यानी उनका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है क्योंकि फ्रिक्शन है रियलिटी में। तो टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो उसकी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी वो हीट में भी गई, इसलिए ये फुली रिफॉर्मेशन में अपनी पूरी एनर्जी नहीं ले पाया, जिसके कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो घट गई। तो रियल लाइफ में तो यही होता है कि हमारे जो कोलिजन्स होते हैं, जो नॉर्मल लाइफ की बात कर रहे हैं, डेली लाइफ की, उसमें कोलिजन इनलास्टिक ही होते हैं। लेकिन आइडियल कंडीशंस की बात करें या एटॉमिक कोलिजन्स की बात करें तो हमें इलास्टिक कोलिजन्स मिलते हैं, है ना बच्चों। लेकिन अभी हमें केवल यहाँ पे थ्योरी पढ़ना है, ये वाली कंडीशन भी हम मान के चलेंगे, ये भी मान के चलेंगे, ये भी मान के चलेंगे। बाकी की चीजें जब आपके चैप्टर्स आएंगे एटॉमिक कोलिजन्स वगैरह में, तब आपको पढ़ाया जाएगा। तो आई होप आपको अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो बच्चों अब हम डेरिवेशन करते हैं। हमें हेड ऑन कोलिजन पहले करना है। हेड ऑन कोलिजन में आपका जब बॉडी टकराती है, लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन सेम होता है, टकराने के बाद उनकी रफ्तार कितनी होगी, तो ये आपको निकालना है। तो आप हेडिंग डाल लो ऊपर, हेड ऑन, हेड ऑन। पहले मैं इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, जिसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जो है 1 होती है ना बच्चों, जो आइडियल केस था मैंने आपको बताया था। और इस हेड ऑन कोलिजन में दो चीजें कंजर्व होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है कि इसमें दोनों एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड, कंजर्व्ड इन दिस केस। तो इन दोनों ही केसेस में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व्ड होता है, ये आपको पता है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो वैसे ही जैसे एक पार्टिकल जो है वो m1 मास का है, उसकी रफ्तार u1 है, हेड ऑन है तो दोनों की लाइन ऑफ वेलोसिटी सेम है। तो एक पार्टिकल मास m2 है, उसकी रफ्तार u2 है, कोलिजन तो तभी होगा जब u1 इज ग्रेटर देन u2 होगा, इसमें तो कोई शक वाली बात है नहीं भाई, है ना, ये चीज हमें समझ में आती है। फिर ये दोनों एक समय ऐसा होगा कि कोलिजन करेंगे, है ना, और पूरी प्रोसेस बहुत कम समय में हो जाएगा। तो ये इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ वेलोसिटी सेम है, तो हेड ऑन कोलिजन है, कोलिजन इन वन डायमेंशन है। और उसके बाद जब ये टकराकर सेपरेट होंगे तो फुल्ली रिफॉर्म कर जाएंगे, तो इस m2 वाले मास की रफ्तार मान लो v2 है और m1 वाले की रफ्तार मान लो v1 है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि v1 v2 की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है। तो हमें तो ये पता है कि हम दो इक्वेशन बना सकते हैं बहुत आसान से, क्योंकि हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है और मोमेंटम भी कंजर्व्ड है। तो पहले हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेते हैं, फिर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा लेंगे। और हम ये देखेंगे कि जब आप कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाओगे तो इलास्टिक कोलिजन में ई जो है वो अपने आप 1 प्रूफ हो जाएगा। देखो यहां से ई का 1, इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 1 है, ये भी प्रूफ हो जाएगी, है ना। तो डेरिवेशन करते हुए इस चीजें हमें हमारे सामने आती हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिंपल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हर जगह लगाना है, उसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो लगा दो भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, नॉर्मल नॉर्मल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इंटरनल फोर्सेस हैं क्योंकि हमने इन दोनों को सिस्टम में लिया हुआ है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो यही कहता है ना, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम तो m1 का इनिशियल मोमेंटम m1 u1, तो ये आ जाएगा m1 u1 प्लस सेकंड पार्टिकल का m2 u2 इज इक्वल्स टू आफ्टर फाइनल मोमेंटम, तो मास m1 की वेलोसिटी v1 हो गई है और मास m2 की वेलोसिटी v2 हो गई, तो m2 इंटू v1 v2।
अब देखो बच्चों M1 वाले को एक साइड ले आओ और V1 वालों को, मतलब M2 वालों को एक साइड ले आओ। तो M1 V1 में इधर लाऊंगा तो यहां से M1 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा U1 माइनस V1। देखो ऐसा आ गया ना, U1 माइनस V1 और इक्वल्स टू M2 वाले को इधर ले जाऊंगा तो M2 कॉमन आ जाएगा और ये आएगा V2 माइनस U2। V2 माइनस U2, तो एक इक्वेशन तो मेरे पास आ गई। भाई आपके पास दो वेरिएबल है ना, V1 V2, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन तो मुझे मिल गई। कौन सी इक्वेशन मिल गई बच्चों? आपका इक्वेशन नंबर 1 मोमेंटम कंजर्वेशन से। दूसरी इक्वेशन कहां से लेके आऊंगा? तो काइनेटिक एनर्जी भी तो कंजर्वेशन कंजर्व है ना, तो सेकंड इक्वेशन के लिए लिखें कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी होगी बच्चों? m1 की हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस सेकंड पार्टिकल की हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2, तो हाफ m2 v2 स्क्वायर। देखो बच्चों हाफ 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 ये कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। अब m1 वाले को एक साइड ले लो, v1 m2 वाले को एक साइड ले लो, तो यहां से m1 इधर लाओगे तो m1 कॉमन आ जाएगा और यहां बचेगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। फिर इक्वल्स टू यहां पर m2 वाला लेके आओगे तो m2 और ये आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लगाओगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ये सभी को पता है ना। तो m1 इसको लिख सकते हो u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1, और इधर अगर लिखोगे तो m2 v2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2 है ना बच्चों। तो देखो बेसिक मैथ्स हमने लगाई है, मेरे ख्याल से तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, है ना। ये सब फॉर्मूला बेसिक अलजेब्रा के आप जानते हो। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर दो। तो देखो अगर आप इसको देखोगे तो इससे डिवाइड करोगे ये, तो m1 u1 माइनस v1 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बचेगा सेकंड इक्वेशन में? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू, जब RHS में डिवाइड करोगे तो ये m2 और v2 माइनस u2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा v2 माइनस u2, सॉरी v2 प्लस u2। अब देखो आप u2 वालों को एक साइड ले जाओ और vv वालों को एक साइड ले जाओ, तो देखो क्या मिलेगा आपको। u2 को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v1 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1। और जरा आप इसका रेशियो लो बच्चों, रेशियो लो, मतलब u2 u1 माइनस u2 को नीचे ले जाओ, तो देखो ये आ रहा है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 और इक्वल टू 1। ये है क्या बच्चों? यही तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। v2 माइनस v1 एक्चुअली में था क्या? यही तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। यहाँ पे v2 माइनस v1 को ही तो हमने क्या डिफाइन किया था? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और u1 माइनस u2 को ही तो क्या डिफाइन किया था हमने? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो देखो इलास्टिक कोलिजन के लिए मैंने जैसे आपको बोला था कि E की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे देखो वो चीज प्रूफ हो रही है, E की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 आ रहा है। यही तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू 1 होती है। ये चीज इस डेरिवेशन में प्रूफ भी हो रही है ना। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है बच्चों वो क्लियर हुआ है ना। तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आई है, ये इक्वेशन नंबर 3 है ना। यहां से हमें वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस इक्वेशन पे फोकस कर रहा हूं। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे डिराइव करता हूं और v1 v2 की वैल्यू निकालेंगे। ये तो मैंने प्रूफ बता दिया आपको, तो इसको जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों अभी हमने इक्वेशन 3 लिखा था, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हमें पता है, अभी हमें थर्ड इक्वेशन क्या मिली थी बच्चों? u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अब मान लो मुझे v2 निकालना है, तो v2 कैसे निकालूंगा? v1 को इधर ले आओ, तो v2 की वैल्यू हो जाएगी v1 प्लस u1 माइनस u2, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं v1 प्लस u1 माइनस u2। ठीक, तो एक इक्वेशन ये मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर 4 लग दो। अब हम क्या करेंगे कि ये तो हमें मिल गया, फिर हम कैसे निकालना चाहेंगे बच्चों यहाँ पे, तो उसको भी निकालते हैं। देखें
अब देखिए बच्चों, V2 की वैल्यू मिल गई V1 के फॉर्म में, तो आप बेसिक इक्वेशन पे जाओ, जो आपने मोमेंटम कंजर्वेशन लिखा था, तो आपने क्या लिखा था? अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 याद है आपको, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं m1u1 मोमेंटम कंजर्वेशन से m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। अब यहाँ पे V2 की वैल्यू उठा के पुट कर दो। तो अगर आप पुट करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ V2, पुट द वैल्यू ऑफ V2 फ्रॉम इक्वेशन 4 से उठा के पुट करो तो ये आ जाएगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, और V2 की वैल्यू ये है बच्चों, तो मैं m2 से मल्टीप्लाई कर देना उस पूरे में, क्योंकि m2 V2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो m2v1 प्लस m2u1 माइनस m2u2, देखो ऐसे लिख सकते हैं। अब V1 निकालना है, देखो अब ये V1 बचा है, केवल वेरिएबल V1 निकालना है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, m1 प्लस m2 इंटू V1, और यहां से आप चाहो तो m2 कॉमन ले लो, मतलब m2 कॉमन आ जाएगा, तो ये u1 माइनस u2 बचेगा। अब इसको उधर ले जाओ, V1 की वैल्यू निकाल लो, और ये m1 u1 प्लस m2 u2 था ही, तो यहां से V1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m2, ये उधर गया तो माइनस हो गया, u1 माइनस u2, और डिवाइड बाई ये V1 के साथ जो है वो नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। देखो ये आंसर आया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ V1। इस तरीके से V1 निकालना है आपको। अब ये किताबों में इक्वेशन दी जाती है, लेकिन ये बुक की इक्वेशन है, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से रखता हूं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। अगर आप ध्यान से देखो तो m1u1 प्लस m2u2 है क्या? ये तो इनिशियल मोमेंटम है ना बच्चों, इनिशियल मोमेंटम। तो अगर मुझे रखना होता है तो मैं इसको ऐसे रखता हूँ, थोड़ा सा छोटा करके, ये क्योंकि ये बड़ा बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाता है, इस वजह से इसको अगर m1u1 और m2u2 तो इनिशियल मोमेंटम है ना, तो इसको इनिशियल मोमेंटम ही लिख लो सिस्टम का। तो V1 की वैल्यू ऐसे रख सकते हो आप, इनिशियल मोमेंटम माइनस m2u1 माइनस u2 डिवाइड बाई दोनों मासेस का सम m1 प्लस m2। तो देखो ऐसे रखने में थोड़ा सा छोटा हो जाए। हाँ, बुक में आपको ऐसा मिलेगा, मैं ऐसे लिख लेता हूं ताकि मुझे छोटी एक्सप्रेशन दिखाई दे और वो आसानी से याद हो जाए, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। और कई बार यहाँ पे प्लस साइन के साथ रट लेते हैं उसको, जैसे V1 निकालना है तो यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इसको ऐसे भी रटा जा सकता है, इनिशियल मोमेंटम प्लस m2, तो ये हो जाएगा u2 माइनस u1, इस तरीके से रटा जाता है ना। अब प्लस साइन क्यों लिख लेते हैं, वो दूसरा जो V2 आएगा उसकी वजह से। तो मैं V2 आपको बता देता हूं कितना आता है। अब ये V1 की वैल्यू आप इस पे पुट करना, फोर्थ इक्वेशन में, मैं नहीं पुट कर रहा हूं, आप पुट करना। जब आप पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि रिजल्ट क्या आएगा, है ना। तो ऐसी सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली लिखकर जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा, V1 की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे तो V2 आएगा, और V2 की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो ऐसी आएगी, m1u1 प्लस m2u2 प्लस m1 इंटू u1 माइनस u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो इसको भी वैसे ही रटा जा सकता है, ये तो आपको किताब में मिलेगी इक्वेशन, बाकी आप इसको क्या लिख सकते हो, m1u1 इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल इनिशियल मोमेंटम प्लस m1 u1 माइनस u2 डिवाइड बाई टोटल मास, दैट इज m1 प्लस m2। तो आप इसको शॉर्ट में अगर रखना चाहें तो ऐसे, जैसे भी आपको याद रह जाए, क्योंकि इक्वेशन याद रखना बच्चों, इक्वेशन अगर आपको याद रहेगी V1 V2 की, तो आपको न्यूमेरिकल बहुत तेजी से सॉल्व हो जाएंगे। नहीं तो आपको न्यूमेरिकल जो है वो पूरा डेरिवेशन जैसा सॉल्व करना पड़ेगा, तो अननेसेसरी आप टाइम वेस्ट करेंगे। और अगर इक्वेशंस याद है तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स, है ना, बहुत तेजी से। तो जैसा भी आप करना चाहो याद कर लो। और याद रखेंगे, इसको रटने का तरीका ये है कि जब यहाँ पे V1 लिखते हैं तो मास में m2 लिखता है, और जो डिफरेंस आती है वेलोसिटी का, पहले u2 आता है, m2 के कारण u2, और फिर जब V2 लिख रहे हो तो दूसरा मास आएगा m2 m1, और उसके साथ ही वेलोसिटी पहले आएगी, तो u1 माइनस u2 हो जाएगा। तो ऐसे आप चाहें तो रट सकते हैं, मैंने आपको छोटा सा एक तरीका बताया हुआ है।
तो देखो बच्चों, ये जो पूरा डेरिवेशन किया है इसमें स्पेशल केसेस हैं कुछ, उन स्पेशल केसेस की भी चर्चा करते हैं। तो जिन भी बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट रहा है, जो भी केसेस हो सकते हैं वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। जैसे मान लो कि जो पहला स्पेशल केस है उसमें हम लेट सपोज ये मान लेते हैं कि अगर दोनों का मास बराबर होता है, m1 m2 बराबर होता है, m के बराबर होता है, और हेड ऑन कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, तो E की वैल्यू जो है 1 है, तो फिर क्या होता? फिर V1 V2 की वैल्यू क्या होती है, आप खुद सोचो। तो यहाँ पे तो हमारे पास पूरा एक्सप्रेशन था ना, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम अगर देखें तो V1 की वैल्यू हमने अभी पढ़ी थी, कितनी होती है बच्चों? इनिशियल मोमेंटम दैट इज U1 M1 U1 प्लस M2 U2। और जब V1 लिख रहे हो तो यहाँ पे प्लस में M2 लिखना चाहिए, और M2 के साथ U2 आता है तो U2 माइनस U1 लिखना चाहिए, अपॉन M1 प्लस M2 लिखना चाहिए। बट दोनों की रफ्तार तो सेम है, सॉरी दोनों का मास तो सेम है। दोनों का मास अगर सेम है तो M1 M2 M लिखा जाएगा। तो ये M, तो इसी को हम लिख सकते हैं M U1 प्लस M U2 प्लस M, क्योंकि M2 भी M है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो M U2 माइनस M U1 डिवाइड बाई 2M, ऐसी तो होगा। तो देखो M U1 M U1 कैंसल, और ये आ जाएगा 2M U2, तो M M तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2U2, 2U2 बाई 2, तो 2 बचेगा, तो V1 जो है वो U2 के बराबर। और जब आप V2 निकालोगे ना तो V2 जो है वो U1 के बराबर आएगा। यानी आप ध्यान से देखो तो हुआ क्या है भाई, इस केस में अगर दो सेम मास की बॉल है, इसकी रफ्तार U1 थी और M2 मास की रफ्तार U2 थी, तो दोनों टकराए, और टकराने के बाद जब दोनों अलग हुए, हेड ऑन कोलिजन, दोनों मास MM, तो इसकी रफ्तार U2 हो गई और इसकी रफ्तार U1 हो गई। देखो, यानी वेलोसिटीज आर गेट इंटरचेंज्ड। वेलोसिटी जो बॉडी की है वो इंटरचेंज हो गई, एक्सचेंज हो गई। ये तब होता है जब, तो आपको अगर ऐसा सवाल दिया जाए कि 5 किलो दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं और एक की रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है, एक की रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड है, तो कोलिजन के बाद बताओ क्या हुआ? तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है इक्वल मास है तो इंटरचेंज हो जाएगी। तो पहले वाली जिसकी 10 थी उसके पास 5 आ जाएगी, और जिसके पास 5 थी उसकी वेलोसिटी 10 हो जाएगी। सिंपल। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नोट भी लिख देता हूं ताकि आपको ये पॉइंट याद रहे, है ना? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नोट करके इस केस का जो रिजल्ट है, इसमें लिख लो when two bodies when two bodies of equal masses when two bodies of equal masses suffer one dimensional suffer one, या फिर हेड ऑन कोलिजन ही लिख लो, सफर्स हेड ऑन कोलिजन। और हेड ऑन कोलिजन भी कौन सा वाला बच्चों? इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, है ना? इलास्टिक ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। देयर वेलोसिटीज get exchanged their velocities get exchanged after the collision। तो उनकी वेलोसिटीज बच्चों एक्सचेंज हो जाती हैं आफ्टर कोलिजन। तो आई होप आपको ये केस क्लियर। बच्चों इस पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका अगर आप अच्छे से जानते हो ना चीजों को, तो इनका जवाब आप ओरली भी दे सकते हो, है ना? मतलब खूब क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे, अब थोड़ा सा कम कर दिए उन्होंने। जैसे ऐसा बोल दिया जाता था कि आइडेंटिकल बॉल्स हैं, आइडेंटिकल समझते ही हो भाई, जिसका डायमेंशंस भी सेम है और मास भी सेम है। तो ऐसे आइडेंटिकल बॉल्स रखी गई हैं, बोला उन्होंने, ऐसे रख दी हैं 1 2 3 4 किसी पर्टिकुलर सरफेस पर। तो ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से बॉल्स रखी गई हैं, और एक बॉल जो है वो थोड़ी दूर से, यहाँ पर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो ये 1 वाली बॉल को रफ्तार दी गई है 10 मीटर पर सेकंड। तो फिर आपसे ये बोला जा रहा है कि जब ये इससे कोलाइड करेगा, टकराएगा, तो 6 वाली वेलोसिटी, 6 वाली बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? 6 वाली वेलोसिटी। तो भाई यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं ऐसे सोचूं कि केवल एक बॉल होती है 10 मीटर पर सेकंड जिसका मास m है, और एक रहे जो रेस्ट पर है, तो जब ये दोनों टकराते तो पहली वाली रेस्ट पे आ जाती क्योंकि वेलोसिटी एक्सचेंज कर रहे हैं,
और दूसरी वाली की रफ्तार कितनी हो जाती है 10। ऐसे ही तो होता। अब जैसे जैसे 1 से 2 टकराया, अभी बाकी को छोड़ दो, 2 के साथ क्या होगा, जैसे 1 से 2 टकराएगा तो 2 रेस्ट पे थी, तो 2 के पास वेलोसिटी आ जाएगी 10 की और 1 आ जाएगा रेस्ट पर। फिर वैसे ही 2 जब 3 से टकराएगा तो 3 के पास आ जाएगी वेलोसिटी 10 की और 2 रुक जाएगा। फिर 3 4 से टकराएगा तो 4 के पास वेलोसिटी आएगी, 3 रुक जाएगा। 5 चलेगा, 4 रुक जाएगा। 6 चलेगा, 5 रुक जाएगा। तो 6 कितने से चलेगा, क्योंकि सब इलास्टिक कोलिजन है, आइडेंटिकल बॉल्स हैं, E इक्वल्स टू 1 है उन्होंने कहा है, तो 6 वाले की वेलोसिटी मतलब 1 2 3 4 5 ये सब टकरा के जो है रुक गए, और 6 वाली जो है वो आगे चलने लगी कितने मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड। देखो, तो ऐसे सिंपल सवाल आते हैं, लॉजिक अगर आपका क्लियर है तो बड़ी ही आसानी से आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। और वही एक बार इससे थोड़ा सा और अच्छा पूछ लिया उन्होंने, फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल पूछा था, उसमें बोला कि भाई फिर से आइडेंटिकल बॉल्स हैं, आइडेंटिकल बॉल्स हैं, और उसमें भी E इक्वल्स टू 1 है, और उसमें अब उन्होंने क्या किया था कि इस तरीके से 4 बॉल रखी, 1 2 3 4, और यहाँ पे 2 बॉल साथ में रखी, 1 2 3 4 5 6, सबका आइडेंटिकल मास है, और ये दोनों बॉल साथ में 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। तो आपको बोला गया कि कौन सी बॉल मूव करेंगी, और जो मूव करेंगी उनकी क्या वेलोसिटीज होगी। तो देखो, अब आप इसको ऐसे मत सोचो एक एक बॉल से, आप इसको दो दो बॉल्स का पेयर मान लो। भाई इस दो बॉल का मास जो है वो 2m है, इन दो बॉल्स का मास भी 2m है, इन दो बॉल्स का मास भी 2m है। तो आप ऐसे सोचो कि 3 आइडेंटिकल बॉल्स रखी हैं 2m मास की, तो जब ये इससे जाके टकराएगा तो इस 2m की रफ्तार आ जाएगी, ये रुक जाएगा। फिर ये इससे टकराएगा तो इस 2m की वो आ जाएगा फिफ्थ और सिक्स्थ बॉल की, और ये 3 और 4 रुक जाएंगे। तो फाइनल जो है आपको ऐसा रिजल्ट दिखाई देगा, 1 2 3 4 तो रुक जाएंगी, और 5 और 6 दोनों साथ में मूव करना चालू कर देंगी, सेम बॉल माना हमने, कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पे 5 और 6 वाली बॉल मूव करती है, और कितनी रफ्तार से मूव करती है, 10 मीटर पर सेकंड से। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों की कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे अगर बोला जाए तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से, भाई इस तरीके से पेंडुलम लगा लेते हैं बहुत सारा, जिनके बॉब्स और स्ट्रिंग की लेंथ सेम है, और बॉब्स जो है आइडेंटिकल है, इस तरीके से, इस तरीके से, और एक बॉल को ऐसे छोड़ दिया जाता है, यहां से रिलीज कर दिया जाता है, आपको हाइट वाइट लेंथ वेंथ देगा, यहाँ पे एंगल देगा। तो सोचो जब ये ऐसे आएगा तो इसके पास रफ्तार v है, लेकिन यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है, E इक्वल्स टू 1 है, तो ये v रफ्तार से जब आएगा तो ये रुक जाएगा 1 वाला, 2 वाला चलेगा, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 रुक जाएगा, 3 चलेगा, 3 रुक जाएगा, 4 चलेगा, 4 रुक जाएगा, फिर 6 चलेगा। तो फाइनल स्टेट में जब 6 चलेगा तो 6 भी उतना ही ऊपर जाएगा, क्योंकि उसको उतनी ही वेलोसिटी मिली v जो 1 की नीचे आते हुए थी। यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, तो 6 वाला अब ऐसे उसी एंगल थीटा तक ऊपर जाएगा और रुक जाएगा। तो ये स्थिति है, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये जाएगा। तो इस तरीके का सेटअप आपको कई जगहों पे दिखता है, कई किताबों में मिलेगा ऐसा दिखते हुए, और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है अगर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं है। यानी आप तो कभी अगर बड़ी लेबोरेटरीज में जाओगे ना, जैसे इंडिया में फिजिक्स की लेबोरेटरी है बहुत बड़ी, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी दिल्ली में, वहां पे जाओगे तो ये पूरा एपर्टस आपको बाहर ही मिलेगा देखने को। तो इस तरीके से कई किताबों में, जैसे मेरे ख्याल से शायद एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम बनाया गया है। और ये अगर वेलोसिटी वगैरह निकालने को बोले तो आप निकाल भी सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आपको एनर्जी कंजर्व करनी पड़ेगी। तो जब ये नीचे आएगा तो टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, तो फिर इसकी वेलोसिटी निकल जाएगी, एंगल वेंगल दिया जाता है, तो वो न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगर इस टाइप के सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल आएंगे तो आप मेरे ख्याल से सॉल्व कर लोगे। आपको इतना याद रखना है कि जब दो बॉडीज होती हैं इक्वल मासेस की, तो उनमें हमेशा वेलोसिटी जो है वो इंटरचेंज कर जाती है, यानी पहले वाली की दूसरी हो जाएगी, दूसरे वाले की पहले हो जाएगी, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो। तो देखिए बच्चों, हम केसेस कर रहे थे, तो अब केस नंबर 2 में आपको बता रहा हूं। तो केस नंबर 2 में क्या होगा कि ये कंडीशन है कि अगर जो मास m1 है वो वेरी 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 ग्रेटर देन m2 से ज्यादा हो जाए, और E की वैल्यू 1 है, हेड ऑन कोलिजन है ना। अगर मास जो है, मतलब दो बॉडी जो टकरा रही है हेड ऑन, उसमें से एक बॉडी का मास बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाए, मान लो m1, या फिर m2 का भी हो सकता है, लेकिन दोनों के लिए कंडीशन ऐसी है। m1 का मास अगर बहुत ज्यादा हो जाए m2 से, तो फिर क्या करोगे आप खुद सोचो। क्या m2 के कंपैरिजन में m1 को नेगलेक्ट, m1 के कंपैरिजन में m2 को नेगलेक्ट किया जा सकता है। जैसे इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर,
तो v1 की वैल्यू देखा था, इनिशियल मोमेंटम इज m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस, जब v1 लिखा है तो m2 लिखेंगे, m2 के साथ u2 माइनस u1 आ जाता है और डिवाइड बाई टोटल मास, है ना। तो मुझे तो इक्वेशन ऐसे याद है, तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आप ध्यान से देखो तो अगर m2 बहुत ज्यादा बड़ा है, सॉरी m1 बहुत ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे m2 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे भी m2 वाले रिलेशन को आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो बच्चों, नेग्लेक्ट। तो ये वाली टर्म भी नेग्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि m1 बहुत बड़ा है, ये वाली टर्म भी नेग्लेक्ट हो जाएगी और ये वाली टर्म भी नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो क्या बचेगा फाइनली, m1 u1 अपॉन m1, तो दिस विल बिकम u1, दिस विल बिकम u1, यानी कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ m1 इज सेम एज वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, यानी m1 की वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया भाई। देखो कितनी अच्छी बात है, m1 की वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आता। वहीं पे अगर आप सोचो कि v2 के साथ क्या हुआ, v2, तो जरा आप देखें, तो जब आप v2 निकालोगे ना बच्चों, तो v2 की क्या क्या फॉर्मूला होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इनिशियल मोमेंटम, यहां पर प्लस v2 लिख रहे हैं तो m1 आएगा और यहां पे m1 के साथ u1 माइनस u2 आएगा और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो देखो m2 वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये नेग्लेक्ट कर दो भाई, और अगर ये नेग्लेक्ट कर दिया तो v2 की वैल्यू कितनी आने वाली है, आप देखो m1 u1, तो ये हो जाएगा 2m1 u1 और m1 u1 इंटू u2, है ना बच्चों, माइनस के साथ, तो ये माइनस आ जाएगा m1 u1 इंटू u2, सॉरी मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था। यहां पे देखो, पहले ब्रैकेट ओपन करो, तो m1 u1 है, ये m1 u1 है, तो ये 2m1 u1 आएगा, फिर ये m1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस m1 इंटू u2 आएगा और डिवाइड बाई नीचे m1 बचेगा। अच्छा m1 ये भी उड़ा दो, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी 2u1 माइनस u2, 2u1 माइनस u2। अब देखो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ क्या हुआ थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं तो और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। जैसे मैं बोलूं कि ये केस आप कैसे रियलाइज कर सकते हो, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन ट्रेन चल रही है, मान लो ट्रेन चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, 10 मीटर पर सेकंड। अब उसके सामने एक साइकिलिस्ट आ गया, साइकिलिस्ट बच्चों, उसके सामने एक साइकिलिस्ट आ गया, साइकिल, और ये ट्रेन है, तो ट्रेन का मास तो साइकिल के मास से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये साइकिल चल रहा था, अब उसको खुदकुशी करने का शौक था तो ये खुदकुशी करने निकल पड़ा, और ये भी चल रहा है। अच्छा मान लो कि ये ट्रेन के सामने खड़ा हो गया, तो साइकिलिस्ट जो है वो रेस्ट पे, तो u2 जो है बच्चों बिफोर कोलिजन वो 0 है, और m1 मास ट्रेन का, तो m1 बहुत ज्यादा है। तो आप खुद सोचो, क्योंकि यहाँ पे मास ऑफ ट्रेन जो है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ साइकिलिस्ट, तो आप खुद सोचो जब ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है तो वो इसको धक्का देकर उड़ा देगा ना, किसको, साइकिलिस्ट को। ट्रेन की रफ्तार में कोई थोड़ी ना फर्क पड़ने वाला है, ट्रेन की रफ्तार तो पहले भी 10 थी, अभी भी 10 है, आप लॉजिकली भी सोच सकते हो। तो v1 तो अभी भी u1 के बराबर है, डेट इज 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन v2 का क्या हुआ, साइकिलिस्ट का क्या होगा, जैसी ही ट्रेन इसको टक्कर मारेगी, तो 2 टाइम्स u1 माइनस u2, u2 तो 0 है, तो 2 टाइम्स u1 कितना हो जाएगा, u1 है 10, तो v2 हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि जितनी रफ्तार से ट्रेन आई थी उससे दुगनी रफ्तार से वो साइकिलिस्ट उड़ जाएगा। इतनी खतरनाक टक्कर होगी ट्रेन के साथ इसकी, क्योंकि इसका मास ट्रेन के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। तो ट्रेन की जो रफ्तार होगी, अगर ये 100 मीटर पर सेकंड से आ गई, तो साइकिलिस्ट को जब उड़ाएगी तो 200 मीटर पर सेकंड से उड़ाएगी भाई, इतनी खतरनाक रफ्तार से ये कोलाइड करेगा, जबकि ट्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचो अगर इसकी तरह मैं ऐसे ले लेता कि भाई ये ट्रेन आ रहा है, तो और खतरनाक कोलिजन होता। अगर मैं बोलूं कि साइकिलिस्ट जो है बच्चों वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये आ रहा है ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेन, और साइकिलिस्ट भी मान लो 10 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो फिर क्या होगा, v1 को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। लेकिन अब v2 का क्या होगा बच्चों, तो 2 टाइम्स u1, लेकिन u1 की डायरेक्शन प्लस है और u2 की डायरेक्शन माइनस है, तो u2 को नेगेटिव में लेना पड़ेगा।
यानी आप देखो तो ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लगाना है बच्चों, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन का ख्याल रखना है। तो 2 टाइम्स कितना, ये 20, और माइनस यहाँ पे 10 जो है वो माइनस में लिखा जाएगा साइक्लिस्ट की वैल्यू, क्योंकि ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब ये उड़ेगा, और ये उड़ेगा और भी खतरनाक रफ्तार से। तो यानी कि खुदकुशी करने का एक और अच्छा तरीका है कि भाई खड़े मत रहो, ट्रेन की तरफ ही भाग लो, तो और तेजी से आपको झटका लगेगा, और तेजी से आपका भाई समापन हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा पॉइंट, कि जब एक बॉडी का मास बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो कम मास वाली बॉडी है उसको बड़ी तकलीफ होती है, वो बहुत सारी टेंशन झेलता है, और अगर वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे तो फिर उसकी और बुरी स्थिति हो जाती है। तो आई होप बच्चों आपको ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो सेकंड केस है ये भी क्लियर होगा। देखिए बच्चों, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन, बाकी आप किताबों में देखना तो बहुत सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे इससे रिलेटेड, है ना। V1 V2 का फॉर्मूला ही लगाना होता है, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है, तो आप बड़े आसानी से उनको सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं, इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, मतलब डायरेक्शन का ख्याल रखना, क्योंकि अगर एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानोगे तो दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है, बस ये याद रखना, क्योंकि जो वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं उनमें वो वेक्टर फॉर्म में है ना, इस बात को ध्यान में रखना। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन आपसे अपोजिट डायरेक्शन वाला पूछ लेता हूँ, अब इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, ये होमवर्क में दे रहा हूँ कि 4 kg वाला जो ब्लॉक है वो 10 मीटर पर सेकंड से राइट की तरफ आ रहा है, 2 kg वाला जो ब्लॉक है वो 5 मीटर पर सेकंड से, तो याद रखना फॉर्मूले में u1 अगर पॉजिटिव ले रहा हो 10, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो u2 को नेगेटिव लेना, फिर u2 की वैल्यू नेगेटिव लेना, है ना, वेक्टर फॉर्म में है वो सारी इक्वेशन, इस बात का खास तौर पे ध्यान देना है। तो साइन गड़बड़ हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपसे ये बोला गया टकराने के बाद फाइंड द वेलोसिटी v1 एंड v2, find the velocity v1 and v2 and loss in kinetic energy, loss in kinetic energy, loss in kinetic energy for। तो पहला केस E की वैल्यू बच्चों 1 लेना है, सेकंड केस में E की वैल्यू 1/2 लेना है, और थर्ड केस में E की वैल्यू, मतलब एक सवाल को मैंने 3 सवाल बना दिए। अब यहाँ पे मैं केवल इलास्टिक कोलिजन की बात नहीं कर रहा हूँ, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की भी मैंने एक तरीके से आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया है, यानी E की कोई भी वैल्यू हो आपको इसके लिए सॉल्व करना है। अच्छा, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, E इक्वल्स टू 1 वाला केस तो हमें बन जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं आपको जनरल केस भी बता देता हूँ, ये तो होमवर्क है, होमवर्क लिख लीजिएगा। और मैं अगर यहाँ पे जनरलाइज कर दूं फॉर्मूला, जनरलाइज जनरलाइज जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर एनी टाइप ऑफ कोलिजन, किसी भी टाइप के कोलिजन के लिए जनरलाइज्ड फॉर्मूला कैसे लिखोगे, हमें v1 v2 निकालना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है m1 मास है, उसकी रफ्तार u1, तो m1 m2 फिर इनका कोलिजन हुआ बच्चों, और कोलिजन के समय ई है, ई की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ई इलास्टिक कोलिजन है तो 1 हो सकता है, ई की वैल्यू हाफ है तो ई की वैल्यू हाफ ले लीजिएगा आप, अगर इनलास्टिक परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू 0 होगी। तो किसी भी ई की वैल्यू के लिए निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई की वैल्यू हम जनरल मान लेते हैं, ई है, ई की वैल्यू ही तो रखना पड़ेगा फिर आपको, और ये मास है m, और ये आपका फाइनल वेलोसिटी m1 का v1 हो गया, और m2 की जो फाइनल वेलोसिटी है वो मान के चलिए v2 हो गई। तो अब जनरलाइज कैसे करेंगे, कैसे हम रिलेशन लिखेंगे, तो आपको पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओगे तो आपको पता है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये तो लगना ही है, और m1 u1 ये सबको मैंने क्या कहा कि ऐसे रट लो, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, तो फॉर्मूला थोड़ा छोटा हो जाता है। फिर उसके बाद आप v1 v2 की एक और इक्वेशन चाहिए, तो वो E की इक्वेशन से आएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो बच्चों को क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज u1 माइनस u2। देखो ये है ना इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, E टाइम्स u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1।
ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहां से आप देखो V2 की वैल्यू निकाल लो, तो V2 की वैल्यू क्या आएगी, V1 को उधर ले जाओ तो V1 प्लस ई U1 माइनस U2। अब आपको क्या करना है, V2 की वैल्यू यहां पुट करो इस इक्वेशन में, जैसे हमने पहले किया था, और फिर उसको सॉल्व करो। जब आप V2 की वैल्यू यहां पुट करोगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो V2 की वैल्यू है V1 प्लस m2 इंटू ई इंटू U1 माइनस U2। अब आप यहां से V1 की वैल्यू निकालें बच्चों, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो V1 की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम प्लस m2e, मतलब ये उधर माइनस आएगा लेकिन यहाँ पे मैं इंटरचेंज कर दे रहा हूं, तो U2 माइनस U1 जो आपने फॉर्मूला रटा था अभी, और नीचे आएगा टोटल मास m1 प्लस m2, और V2 लिखोगे इनिशियल मोमेंटम प्लस m1e, m1 के साथ U1 पहले लिखना पड़ेगा, तो U1 माइनस U2 अपॉन टोटल मास। यानी कि फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है बच्चों, जो फॉर्मूला अभी आपने रटा ना, और मैं तो कहता हूं वो फॉर्मूला रटने से अच्छा ये फॉर्मूला रटो, ये ज्यादा जनरल फॉर्मूला। देखो ये किसी भी ई की वैल्यू के लिख जाएगा, केवल आपका वही पुराना फॉर्मूला है, जहां पे m2 लिखा था वहां मल्टीप्लाइड बाई ई कर दो, और जहां m1 लिखा था वहां मल्टीप्लाइड बाई ई कर लो, सेम फॉर्मूला। तो कोई आपको फॉर्मूला अलग से रटने की जरूरत नहीं है। यही सेम फॉर्मूले में जब आपको E इक्वल टू 1/2 के लिए पूछे तो E की वैल्यू 1/2 रखो। इलास्टिक कोलिजन होगा तो देखो वो पुराना फॉर्मूला बन जाएगा, E की वैल्यू 1 डाल दो, और इन इलास्टिक कोलिजन है तो E की वैल्यू 0 डाल दो, तो और आसान हो गया। फिर तो P इनिशियल अपॉन m1 प्लस m2 और P इनिशियल अपॉन m1 प्लस m2। भाई V1 V2 सेम हो जाएंगे ना, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो V1 V2 इक्वल आ जाएगा अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो देखो इस तरीके से। फिर अगर आप E अगर 1 है तो इलास्टिक कोलिजन है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो 0 आएगा, तो उसमें तो डायरेक्ट बता सकते हो आप, लिखने की जरूरत नहीं। जब हाफ है तो आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना, फाइनल वेलोसिटीज निकाल के, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना। आप देखना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल से छोटी रहेगी, है ना, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी छोटी रहेगी इनिशियल से, तो इनिशियल से फाइनल जितनी छोटी रहेगी वो आपका क्या होगा बच्चों, एनर्जी लॉस। फिर E इक्वल टू 0 पे भी ऐसी करना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना, इनिशियल माइनस फाइनल करना, तो एनर्जी लॉस हो जाएगा। कभी भी आपको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो आपको हमेशा क्या करना है, V1 V2 निकाल लेना है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कर देना, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगा। और फिर आप तीनों में कंपेयर करना, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस इसमें आएगा जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। सॉल्व करके देखना, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं, मैंने जनरलाइज फॉर्मूला बता दिया है, तो आप किसी भी ई की वैल्यू के लिए सॉल्व कर सकते हो, और फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ये रट लो तो हेड ऑन कोलिजन तो अपने आप आ जाता है ना बच्चों। तो ये छोटी टेक्निक है, लेकिन मैंने पहले बड़ा आपको मेथड क्यों बताया है सॉल्व करने का, वो पूरा डेरिवेशन क्यों बताया था, उसका ये कारण था क्योंकि आप जो है बोर्ड जब देंगे तो बोर्ड में अगर उसने हेड ऑन कोलिजन का पूछ लिया तो वो डेरिवेशन करना पड़ेगा, वही आपके एनसीईआरटी का डेरिवेशन है। बाकी मैंने शॉर्ट में बता दिया है, तो अगर कभी भूल जाओ तो इससे आप तुरंत निकाल लेना, और ये जनरल फॉर्मूला याद रखो तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। देखिए बच्चों, एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी, आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअली कोई दम नहीं था, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ी थी। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। उन्होंने बोला कि 3 बॉल्स हैं और तीनों आइडेंटिकल हैं, ये भी एम मास का, ये एक बॉल है, दीवार है ना, ये बॉल है, और ये बॉल्स हैं, तो एक एम मास का बॉल है, फिर एक एम मास का बॉल है, फिर एक एम मास का बॉल है। तो इस बॉल को उन्होंने V0 रफ्तार दे दिया था। अब ये बोला जब ये बॉल और ये बॉल टकरा रहे हैं, पहली दो, तो यहां पे दोनों बॉल्स का जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 1 है। अब आप 1 रखोगे तो ये सेकंड बॉल की रफ्तार आ जाएगी, तो फिर वो थर्ड बॉल से टकराएगी। तो ये बोला गया कि सेकंड और थर्ड बॉल जब टकरा रही है तो उनका बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो हाफ है, ये बोला गया। और फिर ये बॉल के पास रफ्तार आ जाएगी सेकंड कोलिजन के बाद, पहले कोलिजन में ये चलेगी, फिर सेकंड कोलिजन में ये चलेगी, फिर इसका कोलिजन थर्ड में किसके साथ होगा बच्चों, दीवार के साथ। तो ये बोला गया जब इसका कोलिजन दीवार के साथ हो रहा है, ई फिर से 1 लो, ई की वैल्यू फिर से 1 लो, फिर ये थर्ड कोलिजन के बाद वापस आएगी, तब तक ये आ रही होगी, तो फिर इसके साथ कोलाइड होगा, तो ये वापस से सेकंड बॉल पीछे भागेगी, फिर पीछे भागेगी तो ये फर्स्ट बॉल से कोलाइड होगी, और फर्स्ट बॉल के कोलाइड होने के बाद इन तीनों बॉल की रफ्तार क्या है आफ्टर 5 कोलिजन, ये आपको बोला गया। तो देखो इसमें नंबर ऑफ कोलिजन बहुत बता दिए,
कि पहले ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, और फिर ये लास्ट में तीनों की फाइनल वेलोसिटीज। तो उसके लिए आपको 5 बार कोलिजन सॉल्व करना है। तो ये सवाल कर लोगे तो 5 बार वैसी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इसलिए इस सवाल को सॉल्व कर लेना, क्योंकि इस सवाल में कॉन्सेप्चुअली कोई नई चीज नहीं है, आपको सिर्फ केवल इसमें पेन चलाना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्वेश्चन कि फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ बॉल, फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ बॉल्स आफ्टर 5 कोलिजन्स, आफ्टर 5 कोलिजन्स। और मैंने आपको समझा दिया है कि 5 कोलिजन्स कैसे 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 करना है ना। तो वो अब आप निकाल लेना, ये भी क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया वो बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड है, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक जो बॉल है, एक बॉब है, स्ट्रिंग के साथ हैंग कर दिया जिसका मास 5 केजी था, और एक स्ट्रिंग के साथ ऐसे हॉरिजॉन्टल रख के जिसका मास फिर से 5 केजी था बॉल का, इसको यहां से रिलीज किया गया। सॉरी 5 केजी नहीं, 2 केजी था, 2 केजी। तो 2 केजी को यहां से रिलीज किया गया है ना बच्चों। रिलीज करेंगे तो इसकी भी एल लेंथ है, इसकी भी एल लेंथ है, और ये एल लेंथ जो है वो 5 मीटर है। तो दोनों स्ट्रिंग की लेंथ एल है। तो ये आके इससे ऐसे टकराएगा, कोलाइड करेगा। तो उन्होंने बोला जब ये 2 केजी वाला बॉल 5 केजी से कोलाइड करेगा तो यहाँ पे ई की वैल्यू जो है वो 1/2 है। तो ये 5 केजी कुछ ऊपर जाएगा किसी एंगल तक, कुछ हाइट ये ऊपर जाएगा, है ना। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाई 5 केजी बॉल। तो 5 केजी बॉल जो है वो मैक्सिमम हाइट कितना रीच कर सकती है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बच्चों, आपको यहाँ पे वेलोसिटी पता चल जाए तो काम बन जाए, फिर तो कोलिजन का फॉर्मूला ही लगाना है, आपको पता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए आपको वर्क एनर्जी या एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि mg का है। तो कुल मिला के कोलिजन के साथ वर्क एनर्जी जोड़ दिया है। तो इस तरीके से वो कॉन्सेप्ट लिंक करता जाएगा और कुछ नहीं। बाकी अगर आपको वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट याद है, कोलिजन का कॉन्सेप्ट याद है, बड़ी आसानी से आप इससे सवालों का जवाब दे सकते हो। तो पहले तो ये नीचे आया जब 2 केजी वाला ब्लॉक, तो टकराने से पहले इसकी क्या वेलोसिटी होगी, या फिर आप इसको u1 बोल दो, और u2 0 है। तो हम सॉल्यूशन करें तो हमें u1 निकालना पड़ेगा, और u2 हमें पता है कितना है बच्चों, 0। और m1 जो है वो 2 केजी ले लो, और m2 जो है वो बच्चों कितना ले लेते हैं, 5 केजी, है ना। अब सॉल्व करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको सॉल्व कर लो। टकराने के बाद हमें v2 चाहिए, क्योंकि 5 केजी कितना ऊपर है ये हमारे लिए मायने है। तो v1 निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो v2 चाहिए टकराने के बाद। लेकिन उससे पहले u1 निकालना पड़ेगा। u1 के लिए आप एनर्जी कंजर्वेशन करो। फॉर u1 अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। तो अगर आप 2 केजी पर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हो तो इसकी देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई। अगर मैं इसका रेफरेंस लेवल ये ले लूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज जो है बच्चों, वो कितना आया नीचे आते हुए 5 मीटर हाइट में। तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है वही तो काइनेटिक एनर्जी में बढ़ी होगी। सिंपल एनर्जी का जोड़ना घटाना कन्वर्जन ही तो है एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आया, डिक्रीज कितना हुआ बच्चों पोटेंशियल एनर्जी में, 2 इंटू जी, 10 इंटू कितने हाइट नीचे आ रहा, 5। यही तो कन्वर्ट हुई है बच्चों किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, हाफ इंटू एम इंटू u1 स्क्वायर, है ना। हमने टकराने से पहले की रफ्तार u1 मानी है। तो यहाँ पे ये कैंसिल कर दो, देख लो कितना आंसर आ रहा है। तो ये आ गया बच्चों कितना, 10 इंटू 10 100, तो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो u1 की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। अब u1 आ गया, u2 पता है, v2 निकाल लो तो फिर हाइट भी निकाल लेंगे। तो v2 का फॉर्मूला आपको पता है, इनिशियल मोमेंटम प्लस बच्चों जब v2 लिख रहे हो तो मास m1 वाला लिखोगे, इंटू e लिखोगे, याद करो। और m1 के साथ u1 आता है, माइनस u2 लिखना पड़ेगा, और डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2। अब यहाँ पे रखो इनिशियल मोमेंटम केवल 2 केजी का था, 5 केजी तो रेस्ट पे था। तो ये हो जाएगा 2 इंटू उसकी वेलोसिटी 10 प्लस m1 2 है, e की वैल्यू हाफ है, u1 माइनस u2। तो u2 तो 0 है, u1 की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे 10 लिख दो अपॉन टोटल मास, तो 7। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये 10 प्लस 20 अपॉन 7, तो 30 अपॉन 7 आ गया। तो v2 आ गया बच्चों 30 अपॉन 7 मीटर पर सेकंड। अब आपके पास जब v1 आ गया है तो इस रफ्तार से जब ये निकलेगा तो ये कितनी हाइट ऊपर जाएगा बच्चों,
ये जितनी हाइट भी ऊपर जाए 5 kg, ये h हाइट निकालना है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना, फिर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी। तो उतनी हाइट पे जा सकता है ना जितनी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट कर जाए, पोटेंशियल एनर्जी में। तो फिर से एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। तो फॉर 5 kg अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है इट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ एम v2 स्क्वायर। तो हाफ एम की जगह यहाँ पे 5 kg बच्चों, और v2 स्क्वायर मतलब 30/7 का होल स्क्वायर, और ये कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पर, तो ये हो जाएगा mgh, तो 5 इंटू g10 इंटू h, तो h की वैल्यू बच्चों हमें निकालनी है। अब यहां से आप सॉल्व करो तो देखो कितना आ जाएगा, ये हाफ आएगा, ये मल्टीप्लाइड बाई 5 आएगा, ये 900/49 आएगा बच्चों, है ना, स्क्वायरिंग करोगे, और ये 50 इंटू एच आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 0 0 कैंसल, 5 और 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 45/49 आएगा। तो जो हाइट आई आपकी वो आई 45/49 मीटर्स। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन और कोलिजन दोनों के कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे, तब ऐसे सवाल बनेंगे। तो आई होप आपको किताबों में बहुत सारे सवाल दिए होंगे प्रैक्टिस के लिए, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाएंगे।